आदाब, आप आवाज़ द वॉइस देख रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शंस की अनाउंसमेंट हो गई है। ये इलेक्शंस 3 फेजेस में होंगे। अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया राजीव कुमार ने इसकी अनाउंसमेंट की और इस मौजू पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट जिन्होंने कश्मीर को 10 साल तक कवर किया है। आशा खोसा, आपका बहुत बहुत खुशामदीद है। थैंक यू। देखिए, आर्टिकल 370 हटा और अब पहला इलेक्शन होगा, करीबन 10 साल बाद ये इलेक्शन होगा। किस तरह से आप देखते हैं इसको? गौर, इस इलेक्शन का सबको बहुत जोर से इंतजार था। जितने पॉलिटिकल पार्टी, आम लोग, वहाँ के, मुझे लगता है जम्मू कश्मीर के जितने लोग थे उनको लग रहा था कि इलेक्शन के बिना हम थोड़े से अधूरे हैं। और इस दौरान में जितने बदलाव आए जम्मू कश्मीर में वो बहुत ही नए थे। उसकी कल्पना कभी किसी ने नहीं की थी। और देखिए, जो बदला है तब से अब तक, आज से 10 साल पहले जब चुनाव हुआ था और आज जब चुनाव होने जा रहा है सितंबर अक्टूबर में, मिड सितंबर से शायद शुरू होगा और 1 अक्टूबर को रिजल्ट को लास्ट फेज होगा और 4 तारीख को रिजल्ट भी आ जाएंगे। तो बहुत चुनाव भी बहुत संक्षिप्त हो रहा है, लंबा चुनाव नहीं है। तो लोग बहुत खुश होंगे क्योंकि हमें आदत पड़ी है जमहूरियत की। लोग चाहते हैं कि हमारा एमएलए हो, हम उसके पास जाएं, उसको कहें हमारा सड़क नहीं बना, तो उनको अच्छा लगता है। चाहे आप जितना भी डिजिटलाइज कर दो, ह्यूमन कांटेक्ट जो होता है वो बहुत ज़रूरी होता है। और वैसे भी हमारा जो निज़ाम है उसमें डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जो लीडर्स हैं उनका बहुत बड़ा स्थान होता है। तो वो उम्मीद कि वो लोग आएंगे, फिर चाहे उनके खिलाफ लोगों को शिकायत ही हो, लेकिन वो उनको अपने चुने हुए लोग लगते हैं और लोगों को लगता है कि हमारा हक है उन पे। तो इसलिए वहाँ पे बहुत जाहिर है कि आप कश्मीरी हो, मैं भी कश्मीरी हूँ। ये खुशी की बात है कि फाइनली ये चुनाव आ गए हैं। दूसरी बात जो मुझे अहम लगती है वो ये है कि लोगों को बहुत सारी एक कॉन्स्पिरेसी थियरीज बनाई गई थी कि कभी चुनाव नहीं होगा, दिल्ली डायरेक्ट रूल करेगी कश्मीर पे। तो ऐसा गलत साबित हुआ है। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने या सरकार ने कहा कि चुनाव होंगे, सही वक्त पे होंगे, और चुनाव हो गए, तो ये बहुत ही खुशी की बात है मेरे ख्याल से। देखिए, आप कश्मीर को बड़े करीब से कश्मीर की पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स को देख रही हो, तो विल देयर बी ट्रेडिशनल पॉलिटिकल प्लेयर्स एंड पार्टीज या यूथ, कश्मीर का यूथ मैदान में दिखेगा आपको? मैं जम्मू कश्मीर की बात करूंगी। जिसको हम कश्मीर कहते हैं वो दरअसल जम्मू और कश्मीर बिल्कुल है। बिल्कुल। कुछ बातें हैं जो पिछले इलेक्शन और आज के जो होने वाला है उस इलेक्शन में बदलाव हुआ है, विच इज द ग्राउंड रियलिटी। पहली बात यह है कि इलेक्शन की सीटें जो है वो बढ़ गई हैं। जम्मू वालों को शायद 6 सीटें ज्यादा मिली है जम्मू डिवीजन को, और कश्मीर को एक सीट ज्यादा मिली है। कुल मिला के 7 सीटें बढ़ी हैं। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा बदलाव हुआ है वहाँ पे। 2 और मैं कहूँगी बदलाव हुआ है। पहला ये हुआ है कि जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं उनका डिलिमिटेशन हुआ है। तो पिछली बार अगर अनंतनाग ऐसे था, अब शायद वो राजौरी का कुछ हिस्सा उसमें आ गया है। ऐसे ही सभी कॉन्स्टिट्यूंसीज में हुआ है और ये एक लीगल प्रक्रिया है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल कैसे इम्पेरेटिव है, ये होना ही था। जम्मू कश्मीर में नहीं होता था। अगेन उसकी एक वजह आर्टिकल 370 या उससे जो भी अथॉरिटी जो है वहाँ के रूलर अपने ऊपर ले लेते थे, नहीं हम तो अलग हैं, हम बाकी देश जैसे नहीं हैं। तो वो अब सब खत्म हो गया है और एक प्रॉपर लीगल प्रोसेस हुआ है जिसमें बहुत एक लंबा प्रोसेस किया गया। उसमें से नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है। तो पिछली बार जो आपको वोटर था, जरूरी नहीं अभी भी वही आपको वोटर होगा। हो सकता होता है कि दूसरे कॉन्स्टिट्यूंसी, जो पिछली बार दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी, उसके लोग यहाँ आ गए हो। तो हम एक स्टैटिक रिजल्ट नहीं निकाल सकते। जैसे जो कोई कंटेस्ट करने जाता वो ये नहीं कह सकता पिछली बार मुझे इतने वोट मिले थे, अब मैं ये करूंगा तो मुझे इतने मिलेंगे। एक कॉन्स्टिट्यूंसी का वो हिस्सा है जिसके बारे में उसको कुछ पता नहीं है, कोई पुराना एक्सपीरियंस नहीं है। तो एक तो वो बदलाव की स्थिति है। और दूसरा इम्पॉर्टेंट बदलाव जो हुआ है वो ये है कि 9 सीटें जो है शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व हुई है। उसका मतलब है कि 9 सीटों पर सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब ही कंटेस्ट कर सकते हैं। ये पहली बार हुआ है। हमें ये याद रखना चाहिए कि आर्टिकल 370 के तहत
ये हुआ था कि जम्मू कश्मीर में शेड्यूल्ड ट्राइब को कोई पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं था। काफ़ी बड़ी आबादी है शेड्यूल्ड ट्राइब की, उनको पहली बार रिजर्वेशन मिला है। तो इसका भी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको अंदाज़ा नहीं है कि वो कैसे बिहेव करेंगी, कैसे रिएक्ट करेंगी। तो ये नई चीज़ें हैं। तीसरी जो अहम चीज़ है जो इलेक्शन कमीशन ने बोली है, अबाउट 20 लाख न्यू यंग वोटर्स हैं। अब वो क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, मुझे नहीं लगता कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो ये अभी बता सकते हैं। वो उनसे डरते हैं। हमेशा यूथ जो होता है वो रिबेल होता है, वो उसकी एक अपनी नई सोच होती है। तो उसके बारे में गेस जो होता है वो पॉलिटिशियन नहीं लगा सकता। ये 3-4 मोटी चीजें जो है जिनके बारे में हम सोच के ये समझ सकते हैं कि नहीं, गेस लगाना बहुत मुश्किल है। कुछ महीने पहले पार्लियामेंट के इलेक्शंस हुए और आपने देखा कि वोटर टर्नआउट जो था वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जहां श्रीनगर का रिकॉर्ड था कि लो वोटिंग परसेंटेज थी, आज उन्होंने रिकॉर्ड रखा हाई, वहाँ पे वोटर टर्नआउट रहा। तो इस वक्त जो असेंबली इलेक्शंस होने जा रहे हैं, अगर हम पर्टिकुलर कश्मीर की बात करें, वहाँ से 2 सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीती हैं और 2 उनके पार्लियामेंट मेंबर्स पार्लियामेंट में हाजिर हो जाते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्या पार्लियामेंट इलेक्शंस के इम्पैक्ट्स रहेंगे असेंबली इलेक्शंस पे? देखिए, बाकी स्टेट्स में ऐसा होता है कि लोग असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट इलेक्शन को अलग अलग तरह से देखते हैं। जो पार्लियामेंट इलेक्शंस होता है उसमें एक बड़ा एक क्या बोलते हैं वाइडर व्यू लिया जाता है कि देश के बारे में सोचा जाता है, स्टेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट के बारे में सोचा जाता है। लेकिन जो लोकल इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस होते हैं, उनमें लोग छोटी छोटी बात, मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या हुआ, क्या नहीं किया पुरानी सरकार में, ये पॉलिटिशियन कैसा है, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या क्या कमी, हम किसको वोट दें कि हमें हमारी जो कमी है वो पूरी हो जाए। तो वोटर्स का बिहेवियर जो होता है वो डिफरेंट होता है। वेल, कश्मीर के बारे में क्योंकि 10 साल हो गए हैं, 10 साल से चुनाव नहीं हुए, और दूसरी बात है ये जो मैंने बताया कि एक जो नए फैक्टर्स आए हैं बीच में, उनके वजह से अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे जो थोड़ा सा मेरा तजुर्बा है वो ये कहता है कि चुनाव थोड़े से चौंकाने वाले जरूर होंगे, नए प्लेयर्स आएंगे उसमें, और पुराने जरूर है, जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस हो गया, टू सम एक्सटेंट PDP ऑल्सो वी कैन से, उनके एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनकी एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस है जिसके कि काफ़ी वोटर्स जो है जुड़े हुए हैं। वो रैशनल नहीं देखते उसमें, उनको लगता है कि नहीं यही हमारी हिफाजत कर सकते हैं। उनको एडवांटेज तो है ही है। जम्मू में जैसे बीजेपी को हो गया, उनको एडवांटेज है ट्रेडिशनली स्पीकिंग, लेकिन कांग्रेस जो है वो भरपूर कोशिश कर रही है। अब कितनी कोशिश उन्होंने की, उसका नतीजा क्या, वो देखने में मिलता है। और नए प्लेयर्स आए हैं कुछ, जैसे अपनी पार्टी कोई है, नई पार्टी बनी है, दूसरा अपने ये हंदवाड़ा से क्या नाम है उनका, मिस्टर लोन, सज्जाद गनी लोन, उनका एक ट्रेडिशनल, उनका भी एक पॉकेट है इन्फ्लुएंस का। तो इस तरह से बहुत सारे नए नए प्लेयर्स आए हैं और हम अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, ऑफ कोर्स एडवांटेज नेशनल कॉन्फ्रेंस है, क्योंकि बीजेपी जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस या किसी के खिलाफ बोलेगी नहीं। वो इतने सीरियस प्लेयर नहीं है कश्मीर में, वो नहीं लड़ना चाहते इस समय भी, जैसे उन्होंने पार्लियामेंट्री इलेक्शन में किया था। मेरा अंदाजा है कि वो लोकी ही रहेंगे इस जो आने वाले इलेक्शन है, बीजेपी कश्मीर में लोकी रहेगी। जम्मू में वो लोग अच्छे बढ़ चढ़ के कैंपेन करेंगे, और इसका मतलब ये है कि जो NC है उसके खिलाफ कोई सीरियस प्लेयर नहीं है, तो NC को एडवांटेज है। देखिए, आपने 10 साल का जिक्र किया, करीबन एक डेकेड बाद ये इलेक्शंस हो रहे हैं। तो आर्टिकल 370 से पहले जब इलेक्शंस होते थे तो बाइकआउट कॉल्स दी जाती थी, वो अब नज़र नहीं आएंगे इस इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में। तो उससे क्या इम्पैक्ट लग रहा है? मुझे तो लगता है वो बाइकआउट कॉल वाली जो है वो एक नाइटमेयर थी हमारे लिए। आप तो तब बहुत ही छोटे रहे होंगे, शायद पैदा ही हुए होंगे। हमने एज ए रिपोर्टर हमने वो देखा है, मंजर देखा है, जबकि डाउनटाउन श्रीनगर डाउनटाउन में जब जाते थे, वहाँ पे जो इलेक्शन ऑफिसर 2 बैठे होते थे, वो भी डरे डरे बैठे होते थे। बाहर CRPF होती थी और वोटर एक या वो भी कौन, कैंडिडेट, उसका भाई, भतीजा, बीवी शायद आते थे और वोटिंग हो जाती, इतना ही वोटिंग होती थी। और मुफस्सिल एरिया में कहीं कहीं थोड़ी बहुत हो जाती थी, 5%, 2%, इतने वोटिंग से भी। और डर का माहौल तो इतना था, लोगों को मारा जाता था, कैंडिडेट्स को मारा जाता था।
मिलिटेंट्स की तरफ से, और उनके रिलेटिव्स को कहीं कहीं जगह पे मारा गया। वो बहुत ही खौफनाक मंजर था। हमें ये प्रार्थना करनी चाहिए कि वो एक बुरा ख्वाब था हमारे लिए, वो टल गया है, और वाकई टल गया है, क्योंकि अब लोगों ने फैसला कर लिया। आर्टिकल 370 के बाद जो एक ड्रामेटिक बदलाव हुआ, जो हम सब ने देखा कि वहाँ वायलेंस बहुत कम हो गई। वायलेंस इन द सेंस कि जो टेररिस्ट पॉपुलेटेड एरियाज में रहते थे और सिक्योरिटी फोर्स पे अटैक करते, फिर रिटेलिएशन होता था, और या डेमोन्स्ट्रेशंस होती थी, पत्थर फेंके जाते थे, और बाइकॉट कॉल्स होती थी। इनफैक्ट जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस थी, पहले उसका नाम ही उन्होंने हड़ताल कॉन्फ्रेंस रख दिया था। इतना वो हर बात पे हड़ताल की कॉल करते थे या बाइकॉट की कॉल करते थे। तो वो एक बहुत ही हमारे लिए एक बहुत दर्दनाक वो था, मंजर था, और अब उसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि लोगों ने ये फैसला किया, हुकूमत ने कुछ कदम उठाए, उसके तहत वहाँ पे सिक्योरिटी सिचुएशन इम्प्रूव हो गई। वो ये सब हम जानते हैं, लोग वहाँ घूमने जाते हैं, हम लोग वहाँ के रहने वाले हैं, जैसे आप तो जाते ही रहते हैं, तो हालात बदल गए हैं। इस बार जैसे हमने पिछले इलेक्शन में देखा, क्या मजेदार वोटिंग थी, क्या पोलिंग थी, और पोलिंग ही नहीं, लोग मुस्कुरा के पोलिंग दे रहे थे। शौक था उनको कि हम अपना वोट डालें। इस बार तो मुझे लगता है बम्पर वोटिंग हुई। तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि बम्पर वोटिंग होगी। लेकिन आपने वायलेंस की बात की, तो जम्मू डिवीज़न की अगर बात करें, वहाँ इनकाउंटर्स की तादाद जो है, आपने मॉनिटर किया होगा पिछले महीनों में कुछ ज़्यादा दिखी। तो इनकाउंटर्स और इलेक्शंस, इन दोनों को आप सिक्योरिटी के हिसाब से किस तरह से बयां करोगे? ये बहुत ही सही वाला सवाल आपने पूछा गौहर। जम्मू डिवीज़न जो है, देखिए, वो अभी तक वहाँ पे मैस इंसर्जेंसी नहीं हुई अभी तक, मतलब पीपल सपोर्टेड इंसर्जेंसी वहाँ पे हमने नहीं देखी इस दौरान, और ना लोगों ने कभी कम्युनल वायलेंस करने दिया, ना, बहुत पीसफुल एरिया है वो। अब वहाँ पे पाकिस्तान जो है वो अपना, जिसको कहते हैं तुरुप का पत्ता खेल रहा है, जो इस चाल में वो अपने मर्सनरीज भेज रहा है। वहाँ पे जितने भी टेररिस्ट मारे गए हैं अभी तक, उनमें से कोई लोकल नहीं है, एकाध होगा, वो सब पाकिस्तान के लोग हैं। और कई लोग तो ये बोलते हैं कि वो वहाँ के फोर्सेस के जो लोग हैं, उनको टेररिस्ट के कपड़े पहना के, ये पहली फौज होगी जो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को, अपने जवानों को टेररिस्ट बना के भेजती है। कितनी गलत बात है ये। और वो लोग वहाँ पे घुसे हुए हैं, और मैं वहाँ रही हूँ, जैसे रियासी है जगह, मैं वहाँ रही हूँ उस एरिया में, तो मैं समझती हूँ वहाँ पे बहुत बड़े बड़े जंगल है, और ऐसे जंगल नहीं है जैसे कश्मीर में है। कश्मीर में तो पहाड़ पे जंगल है, एल्पाइन फॉरेस्ट होते हैं, यहाँ पे श्रब फॉरेस्ट होते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, और पहाड़ें स्मूथ नहीं होती, अनड्यूलेटिंग होता है इस तरह से। और एक बस्ती होती है, जैसे गाँव हुआ या तहसील हुई, उसके मीलों बाद, 100 मील के बाद दूसरी बस्ती होगी। तो गैप बहुत है वहाँ ज़्यादा, और उस गैप का फ़ायदा उठा के टेररिस्ट आते हैं। और अभी भी पाकिस्तान की भरपूर कोशिश होगी कि इस प्रोसेस को डिसरप्ट करे। पाकिस्तान को बहुत बुरा लगता है, हम जैसे उनके टीवी चैनल्स देखते हैं, उनके पॉडकास्ट देखते हैं, उनको बहुत अजीब लगता है कि कश्मीर के लोग तिरंगा लेके घूम रहे हैं, वो वोटिंग कर रहे हैं, उनको अपने आंखों पे यकीन नहीं होता। तो इस बार भी वो कोशिश तो भरपूर करेंगे, लेकिन इसकी जानकारी, इसका जो एक्सपीरियंस हमें है, तो हमारी फौजें, हमारी सरकार भरपूर उसका अरेंजमेंट करेगी। Nobody will be allowed to disrupt elections, because elections for Indians is very very important. We are a democratic country, और उसको डिस्टर्ब नहीं होने दिए। जिस तरह हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शंस जो हैं स्मूथ हुए, हम एक्सपेक्ट करेंगे कि उसी तरह असेंबली इलेक्शंस भी होंगे। आपसे मैं आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा कि बारामूला एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, आप खूबी वाकिफ़ होंगे उससे। वहाँ 18 असेंबली सेगमेंट्स हैं, ठीक है। वहाँ से पार्लियामेंट इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट कर रहे थे फॉर्मर CM उमर अब्दुल्ला, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चीफ सजाद गनी लोन, लेकिन उन्होंने जो प्रेफर किया अ पर्सन हु इज़ इन जेल, और उनकी रिप्रेजेंटेशन इस वक्त नहीं हो रही है। और जब उनका रिजल्ट आया था उस वक्त जो इंजीनियर रशीद जो तिहाड़ जेल में है, वो 14 असेंबली सेगमेंट्स पे उसने लीड दी है, 14 असेंबली सेगमेंट्स। तो इस वक्त जब असेंबली इलेक्शंस होंगे, क्या उनके कैंडिडेट्स वहाँ बाजी मार सकते हैं, या कुछ अलग सा सिफियर आपको दिखेगा?
ये बहुत ही ट्रिकी सवाल आपने पूछा, लेकिन है इंटरेस्टिंग है, हम लोग जानना चाहेंगे। देखिए, इंजीनियर रशीद जो है वो एक बहुत सीरियस केस में जो है वो तिहाड़ में है। बिल्कुल, बहुत सीरियस केस है, देश के खिलाफ टेररिस्ट को एड करना, उस तरह का केस उनके खिलाफ है। तो उससे निपटेगी हमारी न्यायपालिका। उससे आम लोगों को जज्बात होते हैं, वो बेचारा जेल में है, हम उसके लिए वोट कर दे, और शायद वो उसने अपने एरिया के लिए काम भी किया है और उसकी कैंपेन चल गई तो उसको वोट मिले। लोगों को लगा कि हमने वोट दिया तो अब उसको कैसे नहीं छोड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता ना। एक जो जुडिशियल प्रोसेस होता है वो जुडिशियल प्रोसेस होता है। उसको जुडिशरी ने पैरोल दे दी, आप जाके अपना हल्फ लीजिए। उन्होंने हल्फ लिया, लेकिन वो ज्वाइन नहीं कर सकते। ये पहले भी हुआ है, एक दो लोगों के साथ पहले भी हो चुका है। अब वो क्या, उनकी पार्टी इतनी मजबूत है कि उनके और भी नुमाइंदे होंगे। पिछली बार तो शायद उनके बेटे ने उनकी सारी कैंपेन की, बिल्कुल, और उनका जो वो था कि वो बेचारे हैं, वो जेल में हैं, लोगों को, आम लोगों को समझ नहीं होती ये जो सिंपैथी वे बना दिया उसके लिए, विच इज ओके, फेयर इनफ। और अब उनका बेटा वो कितना स्ट्रेच आउट करता है, क्या लोग उस पे वोट देंगे नहीं, ये सब मतलब स्पेकुलेशंस है। अब उन पे हो सकता है वो लाएं अपने कैंडिडेट्स को, और हो सकता है वो ना जीते, क्योंकि इंजीनियर राशिद के पर्सोना पे पिछली बार वोट। थोड़ा सा डीप जाएंगे यहाँ से। ये जो उनके भाई हैं इंजीनियर रशीद के, वो टीचर थे। अच्छा। उन्होंने वॉलंटियरली रिटायर होने का फैसला किया। कहीं ना कहीं वो भी अब पॉलिटिक्स में घुस रहे हैं, और ये फिर से मतलब जिस तरह से अब्दुल्लाज वगैरह हैं, एक और पॉलिटिकल पार्टी जन्म लेगी। हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वी आर ए मल्टी पार्टी, वी आर नॉट लाइक अमेरिका, दो पार्टी स्कूल होती है। इंडिया इज ए मल्टी पार्टी सिस्टम। हमारी डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है। किसी का भाई, किसी का बेटा, कोई भी आ सकता है, कोई भी अपनी पार्टी खड़ा कर सकता है। फिर उस पे लोग कितना उसको एक्सेप्ट करते हैं, वो देखने वाली बात है। आपकी क्या प्रेडिक्शन रहेगी? क्या नहीं, प्रेडिक्शन बहुत मुश्किल है, क्योंकि इस बार ऑफकोर्स नेशनल कॉन्फ्रेंस को एडवांटेज है, बीजेपी को एडवांटेज है, इन दो पार्टीज को ट्रेडिशनल एडवांटेज है इन लोगों को। लेकिन जो बाकी जो नए नए फैक्टर्स आए हैं, उसकी वजह से कितना नेशनल कॉन्फ्रेंस का नुकसान होगा, बीजेपी का नुकसान उससे नहीं होगा ज्यादा, क्योंकि वो जम्मू से डिवोटेड है, उनकी पॉलिसी बहुत क्लियर है। जो डावाडोल स्थिति होगी वो पीडीपी की हो सकती है। पीडीपी की तो बहुत, मुझे लगता है वो काफी, उनकी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, क्योंकि एक म्यान में दो तलवारें नहीं समा सकती। अगर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस है तो पीडीपी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश नहीं रहती वहाँ पे, लेकिन फिर भी कंटेस्ट करेंगे, उनके अपने पॉकेट्स हैं, ज़रूर जीतेंगे वहाँ से। लेकिन जो नुकसान थोड़ा बहुत होगा वो मुझे लगता है एनसी को होगा। जो अगर नए प्लेयर्स आए तो, अगर नई पार्टीज आए तो उससे एनसी का थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है। ये मेरी मोटी प्रेडिक्शन है। देखिए, बेसब्री से जम्मू कश्मीर के लोगों को असेंबली इलेक्शंस का इंतज़ार था। अपडेट्स भी अनाउंस हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है कि वहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो अब तैयारियों में लग गए होंगे। और मेरे साथ थी सीनियर जर्नलिस्ट आशा खोसा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। थैंक यू गौहर।